हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया जिसका हमने 1 से लेकर के 5 सेट तक का सभी को मिक्स करके एक मास्टर वीडियो तैयार किया था, जिसमें 150 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे जो आपके आने वाले सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देख रखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पुरानी 5 वीडियोस मिल जाएंगी और साथ में एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे आपको सुविधा हो आप देख सकते हो। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बाकी सभी पीडीएफ जो भी चाहिए हमारे कंटेंट की, वो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई कोर्स, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय ना तो चलिए आप बात करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें भी आपको 30 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इससे पहले हमने क्या बात किया था कि मौद्रिक नीति को बनाता आरबीआई है और उसकी जो अध्यक्षता करता है वो आरबीआई ही करता है। तो मौद्रिक नीति बनाने और लागू करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास होता है। तो मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्य स्थिरता रखना। ठीक है, मूल्य स्थिरता। अन्य उद्देश्य क्या है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये मेन पर्पस होता है मौद्रिक नीति का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल जो निर्धारित किया जाता है वो सीमांत उत्पाद पर निर्धारित किया जाता है। लाइसेज फेयर शब्द जो है, लाइसेज फेयर शब्द ये किससे संबंधित है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लाइसेज फेयर शब्द का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। लाभ का गतिशील सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, लाभ का गतिशील सिद्धांत जेबी क्लार्क ने। ठीक है, जेबी क्लार्क ने। एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है, एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं संपूरक वस्तुएं कहलाती है। संपूरक वस्तुएं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यदि किसी का बुरा किए बिना किसी को बेहतर बनाना संभव है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ऐसी स्थिति को परेटो श्रेष्ठ कहते हैं। परेटो श्रेष्ठ। ठीक है। मुनाफे का नवाचार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मुनाफे का नवाचार सिद्धांत जे.एस. शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जे.एस. शुम्पीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया, एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। संपत्ति का श्रम सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में किसने वर्गीकृत किया, मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में जो वर्गीकृत किए थे उन्होंने किन्स। ठीक है, किन्स। समिष्ट अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। तो समिष्ट अर्थशास्त्र को अलग अनुशासन के रूप में संस्थापित करने के लिए किसे जाना जाता है, तो जे.एम. किन्स को। ठीक है, किन्स को जानते हैं। शब्द रेजिडेक्स, रेजिडेक्स जो है उसका संबंध किससे, तो रेजिडेक्स का संबंध जमीन की कीमतों से संबंधित होता है। रेजिडेक्स जमीन की कीमतों से संबंधित है। जेबी शाह के बाजार नियम को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जेबी शाह के जो बाजार नियम था, कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि जेबी शाह यानी बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया, तो जेबी शाह ने। और यहाँ पे प्रश्न ये है कि जेबी शाह के बाजार नियम को किसने स्वीकार नहीं किया, तो मार्शल ने स्वीकार नहीं किया था। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन क्या है, मूल्य निर्माण के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, तो मार्शल। ठीक है, मार्शल। मूल्य सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में भी जानते हैं हम लोग, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। रखो और निकालो की नीति क्या है, रखो और निकालो की नीति जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अर्थशास्त्र वही है जो उसे होना चाहिए, यह कथन संदर्भित करता है। अर्थशास्त्र वही है उसे जो होना चाहिए, तो नियामक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स को यह संदर्भित करता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें, नियो माल्थुसियन थ्योरी संबंधित है किससे, नियो माल्थुसियन थ्योरी संबंधित है किससे,
तो ये संसाधन की कमी से जो कि संबंधित है। नियो माल्थुसियन थ्योरी संसाधन की कमी से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो आबादी पर निर्भर करती है। आई होप कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा होगा और डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। तो सब कुछ ठीक ही ठाक है, तो फिर वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत है? लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कैसा लगता है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था में रेड टैप जो कि क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था में रेड टैप का अर्थ है कि औपचारिक नियमों का कठोर अनुपालन करना। औपचारिक नियमों का कठोर अनुपालन करना। स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से किसके द्वारा अलग किया गया था? स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से किसके द्वारा अलग किया गया था? तो ध्यान में रखना है जो कि जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा। अच्छा, जोसेफ शुम्पीटर का नाम हमने ऊपर भी देखा था कि मुनाफे का नवाचार सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ किसका निर्यात है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात करना। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। उपभोग फलन किसे संदर्भित करता है? उपभोग फलन किसे संदर्भित करता है? आय और खपत के बीच संबंध को। उपभोग फलन आय और खपत के बीच संबंध को जो कि संदर्भित करता है। नोट में मैंने एक लिखा है कि कीनेसियन उपभोग फलन किसके बीच संबंध आता है? तो कीनेसियन की अगर हम बात करें, कीनेसियन उपभोग फलन कुल आय और कुल खपत के बीच संबंध को दर्शाता है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है देश के नागरिकों द्वारा खपत। ठीक है, देश के नागरिकों द्वारा खपत। नेक्स्ट आता है कि कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू व्यय की भिन्नता को दर्शाता है? मैंने ये प्रश्न पहले भी आपको बताया था कि एंजल वक्र क्या दर्शाता है? तो घरेलू आय को ये संदर्भित करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक थोड़ा सा लैंग्वेज बस बढ़ाया गया कि कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू व्यय की भिन्नता को संदर्भित करता है। तो ये एंजल वक्र। ठीक है, एंजल वक्र। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आय में वृद्धि होती है तो खपत में क्या होता है? तो आय में अगर वृद्धि होती है तो खपत भी थोड़ा सा अनुपात में वृद्धि होता है, यानी कम अनुपात में वृद्धि होता है। राइट, जैसे ही किसी की आय अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि उसका जो खपत करने की जो क्षमता पहले थी उससे थोड़ा सा वृद्धि हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ब्याज दर और खपत के स्तर के बीच संबंध की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ब्याज दर और खपत के स्तर के बीच संबंध की कल्पना सबसे पहले इरविंग फिशर ने किया था। इरविंग फिशर के द्वारा किया गया था। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया? तो जेबी से ने प्रस्तुत किया था। आपूर्ति अपनी मांग जो कि स्वयं निर्माण करती है, स्वयं बनाती है। ये कई बार आपने प्रश्न देखा होगा कि किसका कथन है। तो आपूर्ति अपनी मांग स्वयं यानी खुद बनाती है। नेक्स्ट आता है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण जो सिद्धांत है वालरस के द्वारा ये विकसित किया गया था। वालरस। प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है, तो इसकी जो गणना की जाती है राष्ट्रीय आय को टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए, उस देश का प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसके उत्पादन का योग होता है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसके उत्पादन का योग होता है? तो देश के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के योग का जो कि ये कह सकते हैं योग जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर को पूंजी मूल्यह्रास कहते हैं। पूंजी मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं का एक संग्रह होता है जिसे पैसे के रूप में मापा जाता है। यह जो कथन है वो किसका था? हिक्स का। ठीक है, हिक्स का कथन है। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल कितनी भाषा में होती है? यानी जो भारतीय मुद्राएं नोट के भाषा पैनल की अगर बात करें तो उसमें आप कोई भी नोट देखोगे तो उसमें 15 देखने को मिलेगा। ठीक है, 15 याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है अंडर राइटिंग क्या संदर्भित करता है?
अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग जोखिम का बीमा करने का एक कार्य होता है। जोखिम का बीमा करने का कार्य अंडर राइटिंग। समानांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? समानांतर अर्थव्यवस्था काला धन। ठीक है, समानांतर अर्थव्यवस्था काला धन। मुद्रा परिवर्तनीयता अवधारणा जो है अपने मूल रूप से किस समझौते से उत्पन्न होती है? मुद्रा परिवर्तनीयता यानी कि एक्सचेंज जो रेट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट, ये ब्रिटेन वुड समझौता 1944 में जो कि उत्पन्न हुआ था। एक्सचेंज रेट की अवधारणा मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्पन्न की गई थी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको जानना ज़रूरी है वो मैं आप लोगों के साथ रखता हूँ। और ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने अलग अलग सोर्सेज से लिए, कुछ एनसीईआरटी से भी है, कुछ एक्सपेक्टेड अलग बुक से भी मैंने लिया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, अगर डेफिनेटली इस सीरीज़ को देख करके जाओगे तो इकोनॉमिक्स के कई सारे क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे। देश के विकास के लिए किस प्रकार का ऋण महत्वपूर्ण होता है? तो देश के विकास के लिए सस्ता और किफ़ायती जो ऋण होता है वो महत्वपूर्ण होता है। चेक की बात करें तो एक वैकल्पिक धन का उदाहरण होता है। चेक वैकल्पिक धन का उदाहरण माना जाता है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, एनपीसीआई का पूर्ण रूप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा भुगतान नियम हिंदी में हो गया। भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए छत्र संगठन है, यानी एक छत्र संगठन का कार्य करता है। स्थापना इसकी बात करें, एनपीसीआई की स्थापना 2008 में आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के संयुक्त प्रयास से की गई थी और इसका उद्देश्य होता है भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली यानी रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को सुदृढ़ बनाना होता है। ठीक है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। ठीक है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आईएमपीएस की बात करें, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका पूर्ण रूप होता है। स्मार्ट मनी जो शब्द है वो क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। डियर मनी की बात करें, डियर मनी का अर्थ होता है उच्च ब्याज दर। डियर मनी का अर्थ होता है उच्च ब्याज दर। मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण बाजार स्थिरीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी बाजार स्थिरीकरण योजना किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण होता है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित यानी शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं हॉट करेंसी, या फिर इसे अति शीघ्र चल्यमान मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, हॉट मनी। ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया? ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था जेम किन्स के द्वारा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की रोज़ाना एक न्यू वीडियोस देखने के लिए। अब बात करते हैं पेज 15 के बारे में। धन का कार्य नहीं होता है, जो कि मुद्रा स्थिरीकरण, यानी मुद्रा स्थिरीकरण धन का कार्य नहीं है। राइट। संकीर्ण धन यानी नैरो मनी क्या है? संकीर्ण धन प्रचलन में मुद्रा और बैंकों की मांग जमा का योग को कहते हैं संकीर्ण धन। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा एसडीआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स फुल फॉर्म होता है, जिसे हम लोग पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। मूल्यांकन की इस इकाई को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेपर गोल्ड। क्वाइनेज एक्ट 2011 क्या है? देखिए, क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत भारत में 1000 तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। यानी क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत भारत में 1000 रुपये तक के सिक्के जारी करने की अनुमति दी गई है। राइट। नेक्स्ट है कि मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार या घोषित की जाती है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि मौद्रिक नीति को तैयार करना, लागू करना, ये जो कार्य होता है वो आरबीआई का है। और आरबीआई के बारे में हमने बहुत कुछ जाना हुआ है। आरबीआई का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को यंग हेल्टन कमीशन के सिफारिश पर की गई थी। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1949 को होता है। मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी किया जाता है? यानी आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा नोट होता है वो किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी किया जाता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, जिसे हम लोग शॉर्ट में MRS कहते हैं, यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, नोट में मैंने लिख रखा है कि 1956 से पहले RBI को अनुपातिक आरक्षण प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का पालन करना होता था, जिसमें उसे जारी की गई मुद्रा के अनुपात में सोना और विदेशी मुद्रा रिजर्व रखना ज़रूरी था। लेकिन 1956 के बाद इसे बदल करके MRS लागू कर दिया गया, ठीक है, यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, आरक्षण जो आरक्षित निधि होती थी वो क्या है, RBI को कम से कम 200 करोड़ रुपए का भौतिक आरक्षित निधि यानी फिजिकल रिजर्व बनाए रखना आवश्यक होता है, 200 करोड़ रुपए। इसमें से 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में, जो कि आरक्षित निधि रहेगा, ठीक है। टोटल मिलाकर के 200 करोड़। यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़ पाएंगे कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत RBI को केवल 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम भंडार को बनाए रखते हुए आवश्यकता अनुसार मुद्रा जारी करने की अनुमति होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की तरलता और विकास को सुगम बनाया जा सके। यानी आवश्यक जो आप यहाँ पे न्यूनतम आरक्षक प्रणाली देख रहे हैं, इसके तहत RBI सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़, केवल 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम भंडार को बनाए रखता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन कौन करता है, तो RBI ही करता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट की बात करें, जैसे कि रेपो रेट, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है, तो ये RBI तय करता है, ठीक है। भारत में यानी जो RBI है, भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे, राइट। बैंकिंग और ट्रेडिंग जो है ये किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है, बैंकिंग और ट्रेडिंग, ठीक है। बैंक डिपॉजिट जो बिना सूचना के आहरित यानी कि विदड्रॉ की जा सकती है, उसे डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या किया गया था। तो देखिए, आज हम जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसे 1955 में 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। अब यहाँ पे एक और सवाल ये उठता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, तो ये किया गया 1921 में, ठीक है, 1921 में, और 1955 में इसे SBI नाम दिया गया। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1949 में पारित हुआ था। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ज़्यादातर पूछा था ये दोनों, ठीक है, ज़्यादातर ये पूछा था। IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और IFSC जो कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। IDBI जो बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1964 में इसका स्थापना किया जाता है। ब्याज तरलता के साथ साझेदारी के लिए एक इनाम है, ब्याज तरलता के साथ साझेदारी के लिए एक इनाम है, यह कथन किसका, तो किन्स का, जेम किन्स का। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय का, देखिए नाम से लगेगा कि इलाहाबाद है, तो ये यूपी में ही होगा या फिर आप इलाहाबाद ही कहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बैंक का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में, जिसे आज हम लोग मतलब पहले कलकत्ता जानते थे, अभी से कोलकाता जानते हैं। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। NEFT का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है, तो मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना RBI की मौद्रिक नीति का मेन पर्पस होता है। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की वित्त पोषण के लिए किस बैंक से ऋण लिया था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने PNB से जो कि लोन लिया था। सरकार वेज और मीन्स एडवांस किससे लेती है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है, भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक को आखिरी सहारे का ऋणदाता माना जाता है, आखिरी सहारे का ऋणदाता, और साथ ही साथ रिवर्स रेपो दर पर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। यानी जब वाणिज्य बैंक से RBI उधार लेगा तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और अगर जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को देता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, सॉरी इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चीन के अंतर्गत स्थित है, चीन।
भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में बीमा जो क्षेत्र है वो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम लोग इराडी के नाम से जानते हैं, इराडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेबी। तो सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में होता है, 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन इसको वैधानिक अधिकार जो मिलता है, वैधानिक अधिकार 30 जनवरी 1992 को मिलता है। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए, गठन पूछा जाए तो फिर 1988, और अधिकार पूछा जाए, वैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1992 में। नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण मतलब कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ये काम करता है। सिडबी का पूर्ण रूप कई बार पूछा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो ये सब कुछ याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एनके सिंह ने की है, नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह, ये ध्यान रखेंगे। अभी तो 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया, तो उसके भी अध्यक्ष का नाम नॉमिनेट कर दिया गया। आप लोगों को पता ही होगा, जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार क्या है। तो भारत में कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है, ये निर्धारित करने का जो आधार है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यहाँ पे हम सीपीआई कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति को कैसे काबू किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को काबू करने का हम कर सकते हैं कि पैसे की आपूर्ति में कमी द्वारा, पैसे की आपूर्ति में कमी द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्फीति, यानी कि डिसइंफ्लेक्शन। ठीक है, डिसइंफ्लेक्शन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अपस्फीति एक ऐसी स्थिति होती है, अपस्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पैसे का मूल्य बढ़ता है और कीमत गिरता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ दिया जा चुका है, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि किसे पैगेवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। किसे पैगेवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो कार्बन टैक्स जो है इसे कहा जाता है पैगेवियन टैक्स। ठीक है, अनुषंगिक लाभ कर, अनुषंगिक लाभ कर फ्रिंग बेनिफिट टैक्स किस वर्ष पेश किया गया था। तो ये 2005-6 में पेश किया गया था। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका मूल सिद्धांत है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका मूल सिद्धांत है। तो वित्तीय अर्थव्यवस्था का, वित्तीय मतलब वित्तीय अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है अधिकतम सामाजिक लाभ। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर में स्थानांतरित करने वाला पहला राज्य कौन है। जैसे कि सामान्य हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से मार्च तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य हुआ जो कि जनवरी से दिसंबर में स्थानांतरित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या। तो केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता है निगम कर। ठीक है, निगम कर। सार्वजनिक बजट में शून्य आधार बजट पहली बार कहाँ पेश किया गया था। तो अमेरिका में। शून्य आधारित बजट सबसे पहले पेश किया गया था अमेरिका में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, फेमा फेरा कई बार हमने डिस्कस किया। फेरा का गठन 1973 में किया गया था, लेकिन उसको बदल करके फेमा किया गया, जिसे हम लोग जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा जो आया वो 1999 में पारित हुआ, लेकिन लागू अगर पूछे तो ये 2000 में लागू हुआ था, 1 जून 2000 को लागू हुआ था। यह पुराने फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के जगह पर आया था, जो कि 1973 था। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डीपीआई यानी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का जो कि क्या है, मुख्य जो उद्देश्य है उसका क्या है, मुख्य लाभ क्या है।
तो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, ठीक है, डीपीआई जो है इसका वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। किसे पैगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो कार्बन टैक्स, ऊपर हम इक्वेशन में देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद आता है भारत में राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारत में राज्य सरकार के लिए मुख्य स्रोत होता है बिक्री कर, ठीक है, बिक्री कर। आयात पर कर एक उदाहरण है। आयात पर जो कर होता है वो ट्रेड बैरियर का उदाहरण माना जाता है, ट्रेड बैरियर का। और जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। यथामूल्य यानी एड वोल्रेम कर लगाया जाता है किस पर, उत्पादकों द्वारा दिए गए मूल्य के अनुसार, उत्पादकों द्वारा दिए गए मूल्य के अनुसार यथामूल्य जो कि लगाया जाता है, यथामूल्य कर लगाया जाता है। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गॉडगिल सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गॉडगिल सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कर राजस्व का विभाजन में, कर राजस्व का विभाजन में किया जाता है। विरासत पर कर किस प्रकार का टैक्स है, तो विरासत पर जो मतलब जो हमारा विरासत में संपत्ति मिलती है उसे कहते हैं विरासत में मिली हुई धन, तो उस पर संपत्ति कर लगता है, यानी संपत्ति शुल्क भी कह सकते हो। सेनवेट का संबंध क्या है, सेनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क होता है, उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, राइट। चलिए इसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आप देखेंगे कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो राजकोषीय जो नीति है वो तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और सीमा शुल्क राजकोषीय नीति का उदाहरण है, सीमा शुल्क जो है वो राजकोषीय नीति का उदाहरण है। कौन सा कर समाज के गरीब वर्ग पर बोझ डालता है, कौन सा कर समाज के गरीब वर्ग पर बोझ डालता है, तो अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र कौन सा, तो भारत में सबसे बड़ा जो कर भुगतान करता है वो अगर सेक्टर की बात करें तो वो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट आता है कि व्यय या फिर खर्च पर कर का सुझाव किसने दिया, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये सही इन्होंने सुझाव दिया था कि अगर कोई ज्यादा खर्च करता है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, मतलब खर्च करने पर भी टैक्स लगेगा, ये सुझाव किसने दिया था, तो कल्डोर दिए थे। कल्डोर इन्होंने एक वैज्ञानिक थे और शास्त्र के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सुझाव दिया था कि व्यय और खर्च पर भी कर लगाया जाए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनता है कि एक कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, एक कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है, अमीरों से ज्यादा गरीबों पर भारी पड़े, अमीरों से ज्यादा गरीबों पर भारी पड़े तब उसे कहते हैं प्रतिगामी कर। सेवा कर के उगाही और संग्रहण के लिए कानूनी प्रावधान किस वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था, सेवा कर के उगाही और संग्रहण के लिए कानूनी प्रावधान किस वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया, तो 1994 में। चुंगी क्या है, ये आपने कई बार पेपर में देखा होगा, चुंगी एक प्रकार का कर होता है, ध्यान रखिएगा। और कर से संबंधित याद रखेंगे जो रिपोर्ट है विजय केलकर समिति, वो कर से संबंधित है, ठीक है, कर सुधार से संबंधित थी विजय केलकर समिति। कौन सा केंद्र द्वारा यानी कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित भी किया जाता है, लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाती है, और वो कर कौन सा है, तो विज्ञापन पर कर, ठीक है, विज्ञापन पर जो टैक्स लगता है वो पूरी तरह से केंद्र द्वारा लगाया जाता है, उसकी वसूली भी की जाती है, लेकिन वो हस्तांतरित कर दिया जाता है राज्यों को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक अधिकार किसके पास होता है, तो ये जो है ये इन सभी पर नियंत्रण करने का जो अधिकार दिया गया वो सेबी को है, ठीक है, सेबी। नेक्स्ट आता है कि एक शब्द आता है बुल्स एंड बियर, बुल्स एंड बियर, ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शेयर बाजार से संबंधित है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुल्स और बियर संबंधित है, बुल्स ये आपका शेयर बाजार से, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 9
और आशा करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को ज़रूर देखा होगा, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए, और मैंने एक मास्टर वीडियो भी दिया था, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन उसमें एक साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में IPO का अर्थ क्या होता है। IPO, तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है। गिल्ट एज प्रतिभूतियाँ क्या होती है। गिल्ट एज प्रतिभूतियाँ क्या होती है, तो सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ को हम लोग कहते हैं गिल्ट एज प्रतिभूति। भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था, तो 1992 में 1992 में स्थापित किया गया था। और बॉम्बे शेयर बाजार जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो बॉम्बे शेयर बाजार की स्थापना प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा की गई थी। प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा। वर्तमान समय में व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार कौन सा है। वर्तमान समय में व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका। 1970 के दशक के बाद खदानों के आयात की जगह 1970 के दशक के बाद खदानों के आयात की जगह किन उत्पादकों का आयात बढ़ गया है, तो पेट्रोलियम उत्पाद तथा उर्वरक का जो आयात है वो बढ़ चुका है। राइट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 20 पार्ट तक के सभी PDF, यानी टोटल पार्ट देखा जाए 1 से लेकर 20 तक, तो 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन 300 क्वेश्चंस का जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये PDF है, ये मैंने एप्लीकेशन पर ASO बैच में अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने बैच को ज्वाइन कर रखा है, जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग बैच को ही ज्वाइन नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी पेपर के लिए उसमें जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक भू आबद्ध पतन कौन सा है। भारत में एक भू आबद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। पूंजी बाजार के संदर्भ में संक्षिप्त नाम FPO, जैसे हमने ऊपर में IPO देखा था, उसी तरह से यहाँ पे FPO है। इसका अर्थ क्या होता है। FPO का अर्थ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है, मुंबई में। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव की सदस्यता आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे बुक बिल्डिंग कहा जाता है। बुक बिल्डिंग। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड है, NCERT से भी मैंने लिया हुआ है, तो मिक्सअप करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार सीमित, ये इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये याद रखिएगा। निफ्टी का संबंध किससे, तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, निफ्टी। निकी की बात करें तो निकी जो है ये शेयर बाजार सूचकांक है, कहाँ का, टोक्यो, जापान, टोक्यो का शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है। वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है। राइट। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था, तो ग्रामीण उद्योगों की स्थापना इन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है, तो मुद्रा का क्रय शक्ति। मुद्रा का क्रय शक्ति जो है, इसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो पे कम से कम 150 लाइक्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 150 लाइक्स ज़रूर करना। नेक्स्ट आता है कि वस्तु और सेवा कर, जिसे हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST कहते हैं, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, कि उगाही का दायित्व किस पर है, तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड पर ये इसका उगाही करने का दायित्व दिया गया। सुलभ मुद्रा यानी चीप मनी जो है, इसका अर्थ क्या है, तो बाज़ार की कम दर। ठीक है, बाज़ार की कम दर जो कि सुलभ मुद्रा यानी कि चीप मनी कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में चालू खाते पर रुपया कब मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा बन गया, यानी एक्सचेंज मनी बन गया था। भारत में चालू खाते पर रुपया कब मुक्त रूप से एक्सचेंज मनी बन गया, तो 1994। ठीक है, 1994।
यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका असर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अवमूल्यन अगर करता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखना गाइस, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस बना करके। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अवमूल्यन क्या होता है। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है कि किसी देश की मुद्रा के मूल्य में कृत्रिम रूप से कमी करना, यानी जानबूझकर के अपने देश की मुद्रा को दूसरे देशों की तुलना में कम करना। इससे क्या होता है कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्य घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि निर्यात को बढ़ावा मिलता है, यानी दूसरे देश हमारे देश में निर्यात करते हैं। अर्थात कम मूल्य की मुद्रा के कारण देश का निर्यात सस्ता हो जाता है, जिससे विदेशी खरीदार अधिक सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आयात महंगा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी, जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं हम लोग। तो 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है कि ब्रेंट सूचकांक। ब्रेंट सूचकांक क्या होता है? तो ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अवमूल्यन आयात को क्या करता है। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया था कि अवमूल्यन के कारण निर्यात जो कि सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो अवमूल्यन आयात को महंगा करता है। ठीक है, आयात को महंगा करता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखिए। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला निर्यात किसका है? तो रत्न और आभूषण का। रत्न और आभूषण का। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे जानते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम के जनक के रूप में वी कृष्णमूर्ति को जानते हैं। वी कृष्णमूर्ति। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वही निर्यात करते हैं जो सबसे अधिक कुशलता और बाह्यता से उत्पन्न कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से कुशलता से उगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, उसी का हम लोग निर्यात भी करेंगे। तो ये जो मॉडल दिया गया था हेक्सर-ओहलीन मॉडल है। ठीक है, हेक्सर-ओहलीन मॉडल ने ये प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट आता है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। एक मुद्रा जिसका विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है उसे प्रबंधित मुद्रा कहा जाता है। किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री को किस शब्द के द्वारा इस्तेमाल करते हैं? यानी किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री जो है उसे डंपिंग कहते हैं। ठीक है, डंपिंग। तो हो सकता है ऐसे पूछे कि डंपिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जानते हैं? तो भारत में विदेशी निवेश को FDI कहते हैं। ठीक है, FDI सभी को पता है। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, सबसे पहले ये समझिए कि विनिवेश क्या होता है। एक तो निवेश होता है और एक होता है विनिवेश। तो विनिवेश सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों के जिम्मे करना, यानी निजीकरण करना। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं निजीकरण। ऑप्शन नहीं, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। सार्वजनिक जो भी क्षेत्र है उसका विनिवेश किया जा रहा है, यानी कि उसमें तो सरकारी शेयर था लेकिन उसे अब निजी कंपनियों के हाथों में दिया जा रहा है, उसे कहते हैं निजीकरण। ठीक है, यानी प्राइवेटाइजेशन जो आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास 30 के अराउंड क्वेश्चंस थे, जो कि हम हर वक्त डिस्कस यही करते हैं, 30 क्वेश्चंस। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि PDF अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर ASO वाले बैच में डाल दिया गया, जिसका कीमत सिर्फ और सिर्फ 199 है। जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो और सभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स इसमें मिल जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतरिम बजट जो है 1947 में प्रस्तुत किया गया था। इसे किसने प्रस्तुत किया? तो अंतरिम बजट, प्रथम अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, सर R.K. शनमुखम शेट्टी के द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है। स्वाधीन भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया? यानी भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। 1948 में। हरित सूचकांक को किसने विकसित किया? तो ध्यान दीजिएगा कि हरित सूचकांक को विकसित किया गया था UNEP के द्वारा। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा।
यूएनईपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, खास करके इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। जन योजना का प्रारूप किसने बनाया था? तो जन योजना का प्रारूप बनाया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा बनाया गया था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज़्यादा भार किसका है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज़्यादा भार विनिर्माण का होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? तो 1991-92 में। ठीक है। किस वर्ष इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी? किस वर्ष इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में किया गया था? 1996 में किया गया था। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। जितने भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया, इससे पहले के जितने भी पार्ट कराए गए, इन सभी का PDF हमारे एप्लीकेशन पर एस वाले बैच में अपलोड किया जा चुका है। तो जिनको चाहिए PDF, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिल जाती है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एप्लीकेशन का है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जस्ट 199 के साथ आपको प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष यानी स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर अपनाया गया? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना। और 6वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करें तो 1980 से लेकर के 85 तक होगा, ये याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने, जो कि पेश किया 1990 में। और प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल को किसने तैयार किया था? तो ये 4थी पंचवर्षीय योजना पर आधारित मॉडल था। अशोक चंद्र तथा अलन एस मात्रे के द्वारा ये जो कि तैयार किया गया था। तो इसे याद रखिएगा। काम के बदले अनाज योजना या फिर काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया, ये 1977-78 में स्टार्ट किया गया था। 1977-78 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शून्य आधारित बजट सबसे पहले USA में पेश किया गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शून्य आधारित बजट तकनीक को भारत में किस राज्य ने सबसे पहले जो कि अपनाया गया, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। एक होता है सेज, कई बार पूछा जाता है सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, 2005 में। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थात 1944 से 46 के मध्य कुल राष्ट्रीय आय कितना था? तो कुल राष्ट्रीय आय अगर बात करें तो 4931 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 204 रुपये। देखिए, आज़ादी के समय की बात है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट कि अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था? अर्ध सामंतवादी व्यवस्था को जो कि अधिरोपित किया था, या फिर इसे हम कह सकते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अर्थात इसमें क्या होता है कि सरकार व सामंत दोनों का ही अधिकार था। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। और ये एकदम VVI प्रश्न है, अगर आपने कई सारे पेपर्स दिए हैं तो आप सभी को पता होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गतिहीन विकास का अर्थ क्या होता है? गतिहीन विकास का अर्थ क्या है? वह व्यवस्था यानी वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय प्राय स्थिर रहती है। मतलब कि स्थिर रहती का मतलब हो गया कि वो मतलब गति नहीं कर रहा है, मतलब ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, मतलब एक कॉन्सिस्टेंसी के साथ चल रहा है, तो एक तरह की स्थिर है, तो गतिहीन मान लेते हैं, गतिहीन विकास हो रहा है। ठीक है, तो यही बात है। इसके बाद अगर हम आते हैं पेज नंबर 22 पर, सापेक्ष निर्धनता वैसी परिस्थिति से संबंध रखती है जहाँ पर क्या होता है? तो देखिए, सापेक्ष निर्धनता वैसे परिस्थिति से संबंध रखती है जहाँ एक व्यक्ति जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। यानी कि सापेक्ष निर्धनता हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति
अगर गरीबी के कुचक्र में एक बार पड़ता है तो वहाँ से वो निकल नहीं पाता है, निरंतर वो गरीब ही रहता है। जीवन यापन की जो दिनचर्या की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो भी प्राप्त करने में जो कि असमर्थ होता है। सापेक्ष गरीबी में लोगों का जीवन स्तर को देखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक तो सिंपल सा अर्थ हम जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक लोगों को काम में लगाना। जहाँ ज़रूरत है एक लोगों का, वहाँ पे ज़बरदस्ती 2 या 3 लोगों से काम कराना, मतलब किसी व्यक्ति का जो उसका फुल पोटेंशियल है वो यूज़ ना करना। यहाँ पे यही माना जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ श्रम की सीमांत उत्पादकता जो कि शून्य होती है। और ये जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपका इस तरह के था कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ठीक है। चक्रीय निर्धन किसे कहते हैं? चक्रीय निर्धन किसे कहते हैं? तो जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, अर्थात वह स्थिति जिसमें एक बार गरीबी की स्थिति आने के बाद वह सदा के लिए बनी रहे, यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना किया जाए, ठीक है। तो चक्रीय निर्धन किसे कहते हैं? जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। डेट के साथ 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना आरंभ कब की गई? तो जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी 1 अप्रैल 1989 को। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन दो कार्यक्रमों को मिलाकर के जवाहर रोजगार योजना की प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ साथ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इन दोनों को मिलाकर के जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी 1 अप्रैल 1989 को, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? स्टैंड अप इंडिया, तो देखिए, स्टैंड अप इंडिया जो है एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो कि जेपीएससी में पूछा गया वो मैंने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट लगा। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। और ये जो बात कही गई है अनुच्छेद 113 के 2 के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट का हिसाब किताब सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। और जानते हैं कि सार्वजनिक लेखा समिति एक इम्पॉर्टेंट समिति होती है जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। और जो सार्वजनिक लेखा समिति होता है यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, राइट। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। आई नो कि आप लोग शेयर तो करते ही नहीं हो, जो कि ये गलत बात है। आप लोग प्लीज़ शेयर किया करिए। नेक्स्ट है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है आर्टिकल 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने जो कि सबसे पहले पेश किया था, तो 1860 में औपचारिक रूप से इसे लागू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 मुख्य उद्देश्य थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि हम जानते हैं 1974 से लेकर के 1979 तक चला था। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष पहले इसको समाप्त किया गया था अनवरत योजना के कारण, ठीक है। 78 में अनवरत योजना स्टार्ट की गई थी 78 से 83 के लिए, तो इसको 79 में समाप्त कर दिया गया। 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त की गई, ये ध्यान रखिएगा। और 2 मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कि गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए भी बात इसमें कही गई थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग पेपर्स में अलग अलग टाइप में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते रहते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं 6 से लेकर के 10 पार्ट तक का एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको मतलब 5 सेट को मिला करके एक वीडियो रहेगा। तो आप आराम से उसको वॉच कर लेना रिवीजन के पर्पज़ से। और ये सब कुछ हमारे इकोनॉमिक के प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी,
तो वहाँ से आप जा करके देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।